नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। दोपहर के 3 बज चुके हैं और 3 बजे की 3 बड़ी खबर में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की। ओस्लो में आयोजित तीसरे इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, जहां नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों के साथ भारत के संबंधों को नई दिशा देने पर चर्चा होगी। 3 बजे की दूसरी बड़ी खबर में बात पेट्रोल डीजल की कीमतों की। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बीते शुक्रवार को हुई 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद अब रेट फिर से बढ़ गए हैं। इस बार कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। तीसरी खबर में बात मिडिल ईस्ट के तनाव की। यूएस ईरान वॉर की पूरी दुनिया को कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक कतर को इसकी वजह से इतना बड़ा झटका लगा है कि अब खाने तक का संकट खड़ा हो गया है। तो दोपहर के 3 बज चुके हैं और 3 बजे की ये 3 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे का मंगलवार को दूसरा और अहम दिन है। पीएम मोदी ओस्लो में आयोजित तीसरे इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों के साथ भारत के संबंधों को नई दिशा देने पर चर्चा होगी। ये पीएम मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा है और इसे भारत नॉर्डिक रिश्तों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब भारत और नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार, हरित ऊर्जा, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में तेजी से सहयोग बढ़ रहा है। मई 2022 में कोपेनहेगन में हुए दूसरे इंडिया नॉर्डिक समिट के बाद यह पहला बड़ा मंच है जहां दोनों पक्ष पिछले समझौतों और साझेदारी की प्रगति पर चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे। नॉर्डिक देश दुनिया में तकनीक, इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ विकास के मॉडल माने जाते हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पर हैं, आज उनकी यात्रा का चौथा पड़ाव और नॉर्वे में वो इस वक्त मौजूद है। संदीप चौधरी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। संदीप जी, पीएम मोदी का विदेश दौरा कितने खास और इसके क्या मायने समझे जाएं? आज इंडिया और नॉर्डिक देशों के बीच महत्वपूर्ण बैठक भी है, सम्मेलन भी होना है। दुनिया और देश क्या उम्मीद लगाए इससे? देखिए रिया जी, मोदी जी के दुनिया भर में जो दौरे होते हैं वो बहुत खास होते हैं और वो कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक भी साबित होते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हम बने हैं तो मोदी जी के दौरों की वजह से बने हैं और मोदी जी का जादू पूरी दुनिया में चलता है। ट्रंप है, अमेरिका है, हमसे थर-थर कांपता है, चीन है या थर-थर कांपती है। केवल दुनिया में 56 इंच का सीना मोदी जी का है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का है। तो जिस तरीके से 5 देशों की यात्रा पर है, वहां पर गर्मी का मौसम भी नहीं है, बढ़िया ठंड का मौसम है, सब तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में भी खुशहाली आएगी और यहाँ का भी मिजाज बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। रही बात भुखमरी की, तो अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान की गरीबी की झलक अगर हम मोदी जी का मिलना देखते हैं, दूसरे देशों की यात्राएं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान एक मैसेज कन्वे करने में कामयाब होता है कि हम भी यूरोपियन कंट्री की तरह एक विकसित भारत है और विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। तो मोदी जी ने बोला भी है 2047 में ओलंपिक भी यहाँ पर होने लगेगा और विकसित भारत कि हमने जो परिकल्पना की है 2047 में उसको पूरी कर ली जाएगी। क्योंकि संदीप जी देखिए, 43 सालों के बाद ये मौका आया है जबकि कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की धरती पर मौजूद है। नॉर्डिक देशों की जब हम बात करते हैं, कई समझौते होने की उम्मीद, चाहे ग्रीन एनर्जी की बात हो, सस्टेनेबिलिटी की बात हो, या भारत जो अपनी वैकल्पिक जरूरतें अब दूसरे देशों से तलाश रहा है। आज का ये जो सम्मेलन होने वाला है, ये तीसरा सम्मेलन है, क्या कुछ उम्मीद है इस सम्मेलन से? देखिए, बहुत ज्यादा उम्मीद है इस सम्मेलन से और जो पत्रकार लोग हैं वो भी पीछे भागते रहते हैं कि मोदी जी आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। लेकिन देखिए, ये फ्री लोगों के काम होते हैं। जिन नेताओं के पास समय होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या मीडिया से मिलेंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो अपने देश को आगे लेकर के जा रहा है, बिल्कुल हम चांद के नजदीक पहुंच चुके हैं, चांद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं होता कि लोगों के सवालों के जवाब दिए जाए। लेकिन मोदी जी का असली मकसद है भारत को विकसित भारत बनाना और विकसित भारत से आगे बढ़ करके विश्व गुरु बनाना। तो मुझे लगता है विश्व गुरु बनने की तरफ हिंदुस्तान अब अग्रसर है और पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है और मोदी जी की ये यात्रा मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाली है।
जिस तरीके से पहले वो नेपाल गए, वहां मास्टर स्ट्रोक मारा, बांग्लादेश गए, वहां मास्टर स्ट्रोक मारा, श्रीलंका गए, वहां मास्टर स्ट्रोक मारा, जब नवाज शरीफ के यहाँ गए थे बिल्कुल, यानी ये जो तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर तो सम्मेलन है, इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण डील्स जो हैं वो साइन होती हैं, वो देखना भी जरूरी होगा। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 3 बजे की दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि मात्र 1 हफ्ते के भीतर यह दूसरी बार है जब ईंधन के दाम इस तरह से बढ़ाए गए हैं। इस नई बढ़ोतरी से ठीक 3 दिन पहले शुक्रवार को ही केंद्र सरकार ने देश भर में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की भारी इजाफा किया था। उस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपए से बढ़कर 97.77 रुपए और डीजल 88 से बढ़कर 90 रुपए हो गया था। अब मंगलवार को फिर दाम बढ़ाने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे और महंगी हो गई है। यानी कुल मिलाकर अब 1 लीटर पेट्रोल 98.64 रुपए का है। वहीं दिल्ली में डीजल 91 पैसे महंगा होकर 91.58 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। यानी पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। इससे पहले शुक्रवार को ही सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल में 3-3 रुपए बढ़ाए गए थे। कई सालों बाद ये इजाफा हुआ है और अब एक बार फिर से, यानी कुछ ही दिनों के अंदर, ये दूसरी बढ़ोतरी है जो पेट्रोल और डीजल के दाम में हुई है। अब की बार 90 पैसे पेट्रोल और डीजल में बढ़ाए गए हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है और इस बीच उसका असर भारत पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। रिया राय हमारी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई है। रिया, अभी हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई थी, 3-3 रुपए का इजाफा हुआ था। अब कुछ ही दिनों के भीतर ये दूसरा इजाफा है, 90 रुपए, माफी चाहूंगी 90 पैसे जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है। क्या रिएक्शन जनता का इस बीच? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो ईंधन है यानी कि पेट्रोल और डीजल है, इसकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही 3 रुपए की जो बढ़त है वो पेट्रोल डीजल में नजर आई थी और साथ ही साथ में जो सीएनजी है उस पर भी बढ़ाया गया था 2 रुपए। लेकिन अब अगर बात करें तो आज की सुबह जो है फिर से महंगाई भरी की शुरुआत हुई है, जिसमें कि तकरीबन पेट्रोल पर 86 पैसे और जो डीजल है उस पर 83 पैसे जो महंगाई है उसका असर नजर आने लगा है। और जिनके बाद से अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो इसमें पेट्रोल जो है वो 98.64 और उसके अलावा अगर डीजल की बात करें तो वो 91.58 रुपए प्रति लीटर के रूप में अब बिक रहा है। लेकिन अगर हम जनता की बात करेंगे तो जनता के लिए हालांकि ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही अभी कुछ दिन पहले जब ये देखा कि हर पेट्रोल पंप पर दाम बढ़ गया है तो वो काफी त्रस्त भी हो गए। लेकिन उसी के साथ साथ में उनका पहले से ही ये कहना था कि जिस तरह की जानकारी इन लोगों को मिल रही है कि अब और भी ज्यादा दाम बढ़ेगा, क्योंकि देखिए जब से देश के प्रधानमंत्री ने ये आश्वासित किया था कि हमें जितना हो सके उतना फ्यूल को सेव करना है, उसके बाद एक संदेश जनता के बीच में चला गया और जनता भी इस बात को लेकर पूरी तरीके से तैयार नजर आई। अब जितने भी पेट्रोल पंप हैं उनमें तस्वीरें कुछ भीड़-भाड़ की भी सामने आ रही हैं, जिनमें लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, क्योंकि आए दिन 2 दिन के गैप में या आप कहें कि 3-4 से दिन के गैप में जो पेट्रोल का एक नया दाम है, डीजल का एक नया दाम है, सीएनजी और पीएनजी सभी पे बढ़ोतरी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ये काफी परेशानी वाली बात भी है आम जनता के लिए, क्योंकि देखिए जो आय है उसे लेकर भी कई बार बढ़ोतरी की मांग जो है वो विशेषकर हर एक क्षेत्र में नजर आती है और की भी जाती है। लेकिन ऐसे में आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन उसी के साथ जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ये तो एक ऐसे साधन है जिनका सड़कों पर निकलने के लिए इस्तेमाल जरूरी ही है, चाहे वो ऑफिस के लिए आवाजाही करने जाने वाला व्यक्ति हो या फिर किसी काम से घर से बाहर निकलना हो। तो ऐसे में लोगों के लिए काफी मुश्किल है कि जो सड़कों पर निकल रहे हैं और जिन्हें जरूरत है वाहन की और वाहन चलाने की। बिल्कुल, देखिए रिया, मुश्किल की बात तो है ही। एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ अब जिस तरह से पेट्रोल डीजल के जो दाम है उनमें आग लगी हुई है,
मिडिल ईस्ट में तनाव है और उसका इंपैक्ट अब भारत पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले 3 रुपए बढ़ाए गए, अब 90 पैसे का इजाफा किया गया है। रिया, क्या समझा जाए अगर सिचुएशन ऐसे ही मिडिल ईस्ट में रहती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेज है, तो क्या आने वाले दिनों में यह समझा जाए कि पेट्रोल डीजल के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये इस बात की कहीं ना कहीं पर आम जो जनता है उनके बीच में भी एक तरह से जानकारी है, क्योंकि वो पहले ही कह रहे हैं कि अभी जिस तरह से वो देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं पर इस बात का संदेश भी दे रहे हैं। हालांकि फ्यूल सेव की बात हो रही है, लेकिन एक संकेत कहीं ना कहीं पर ये नजर आता है कि आने वाले बिल्कुल, पीएम मोदी ने कई बार लोगों से अपील भी की थी कि जितना हो सके पेट्रोल और डीजल का कम से कम उपयोग करें, और इस बीच एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। हालांकि जनता के बीच कैसा रिएक्शन इसका देखने को मिलता है वो देखना भी जरूरी होगा। रिया, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। देखी जगह जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहां दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है एचएनएन न्यूज पर सुबह 8 बजे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, 3 बजे की तीसरी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। डॉलर में कमाई, बेहद कम जनसंख्या और दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड और तेल के भंडार की वजह से कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है। लेकिन यूएस ईरान वॉर के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की बड़ी कीमत कतर चुका रहा है। $1 की कीमत करीब 3.5 कतरी रियाल है। युद्ध के बाद भी ये स्थिर है क्योंकि कतर पिछले कई दशकों से तरल प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा है। देश की 26 और 60% से ज्यादा सरकारी आय गैस और उससे जुड़े
निर्यात से आती है, लेकिन हॉर्मूज बंद होने और गैस फील्ड पर ईरानी हमलों के बाद से बड़ी आर्थिक चुनौतियों से कतर जूझ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के बाद कतर की एलएनजी सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। यानी आप ऐसे समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो ब्लॉकेड है उसका इंपैक्ट पूरी गल्फ कंट्रीज जो है उन पर भी पड़ रहा है, और कतर भी उससे अछूता नहीं है। देखिए, कतर एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या बेहद कम है, डॉलर में कमाई वो देश करता है, जनसंख्या वहां की बेहद कम है। दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड और तेल के भंडार की वजह से कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल भले ही हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने का इंपैक्ट कतर पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहां भी आर्थिक हलचल तेज हो गई है और आर्थिक अस्थिरता देखने को मिल रही है। एलएनजी बेचकर कतर अरबों डॉलर कमा रहा है। देश की 60% से ज्यादा सरकारी आय गैस और उससे जुड़े निर्यात से ही आती है, लेकिन हॉर्मूज संकट होने की वजह से, हॉर्मूज बंद होने की वजह से गैस फील्ड पर ईरानी हमलों के बाद से कतर में भी आर्थिक चुनौतियां शुरू हो चुकी हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है, और इस बीच जो गल्फ कंट्रीज है, चाहे वो कतर हो, ओमान हो, वहां भी इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार जी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अगर बात करें, अभी भी ब्लॉकेड जारी है। ये जो ड्यूअल ब्लॉकेड है, इसका इंपैक्ट पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो कोई भी देश हो, भारत हो या कतर। और कतर की जब हम बात करते हैं, कतर बेहद स्ट्रॉन्ग देश, लेकिन वो भी आर्थिक तंगी का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये जो ऑयल इकोनॉमी है, जो वैसे खाड़ी देश जिनकी इकोनॉमी ऑयल से चलती है, वो सब इस युद्ध से प्रभावित हैं। और कतर चूंकि उनकी ऑयल इकोनॉमी है, जो ईरान है वो भी ऑयल इकोनॉमी पे चल रही है। लेकिन अभी जो नुकसान, अभी जो बातचीत चल रही है, दो तरीके से उनका जो कहें, जो आर्थिक स्थिति जो उनकी मजबूत होती है, या जो पैसा वो अर्न करते हैं डॉलर, वो ऑयल की सप्लाई से ये करते हैं। लेकिन ऑयल की सप्लाई तो उनका डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ऑयल का उत्पादन डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि जो ईरान है, ईरान ने जो हमले किए हैं, वो हमले से इनके 17%, जो उनके सीईओ हैं साद अली काबी का जो भी बयान आया है, जो सीईओ हैं कतर एनर्जी के, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारा 17% जो कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो इस हमले से प्रभावित हुआ है। और 17% अगर कैपेसिटी आपको प्रभावित करे, तो आप यूं समझिए कि इसको रिपेयर होने में कम से कम 3 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। और 3 से 5 साल का जो वक्त लगेगा वो तो अलग है, 3 से 5 साल तक आप जो है प्रोडक्शन 17% कम होगा आपका, फिर आप सप्लाई चेन में आपका डिस्टर्ब होगा, तो आपको आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा है। और इस लिहाज से, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं, जो बुखारी देश है, इनकी पूरी इकोनॉमी जो है वो तेल के व्यापार पे ही डिपेंड करती है। इनके पास कृषि नहीं है, इनके पास कोई उद्योग नहीं है, ये ऑयल और ऑयल रिफाइनरी पे ही इनकी पूरी इकोनॉमी जो है वो बेस्ड है। और पर्यटन, तो पर्यटन पे लोग, चूंकि ईरान यहाँ पे हमला कर रहा है, तो इस डर से वह सभी जो कंट्री है, विश्व के जो दूसरे देश हैं, वो सभी ने अपने यहाँ एडवाइजरी जारी किया है। कतर में अभी किसी भी तरीके का पर्यटन नहीं हो रहा है। और उसके बाद 17% अगर आपको कैपेसिटी, 17% जो आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो अगर प्रभावित हो रही है, कम हो रही है, तो आपको दोहरा नुकसान जो है, आर्थिक नुकसान जो है, ये होगा। और मुझे लगता है कि ये केवल कतर का नुकसान नहीं है, कतर को तो इकोनॉमिक तौर पे जो है नुकसान हो रहा है, लेकिन कतर का प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है, क्योंकि कतर सारे तेल का इस्तेमाल खुद नहीं करता है, कतर जो तेल उत्पादन करता है वो दूसरे देशों को वो सप्लाई करता है, तो जिन देशों को वो सप्लाई कर रहा है वो भी प्रभावित हो रहा है। जी बिल्कुल। देखिए मुकेश जी, जिस तरह से आपने भी समझाया कि जो सप्लाई चेन है वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की वजह से हैम्पर हुई है, लेकिन जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जो इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं, जो उनको जो नुकसान पहुंचा है इस वॉर की वजह से, वो ऐसा नुकसान है जो 4 से 5 साल बाद ही भरपाई हो पाएगी उसकी। अगर ऐसा ही रहा या सिचुएशन ऐसे ही रहती है, तो क्या समझा जाए, दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा? देखिए, दुनिया के लिए तो नुकसान है, लेकिन भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा इससे, क्योंकि भारत जो 2.7 करोड़ एलएनजी जो आयात करता है, वो 40% जो है उसमें से अकेला कतर से आता है उसका। तो ऑलमोस्ट 50%, 40% अगर आपका सप्लाई जो है अगर डिस्टर्ब हो गया, तो भारत में भी कीमतें बढ़ेंगी, भारत में किल्लतें होंगी। और जो अभी भी देखिए, अभी
3 दिन के भीतर जो है दूसरी बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत जो है वो 90 पैसा जो है शायद बढ़ाया है उसमें। तो 90 पे 3 रुपया अभी बढ़ाया था, उसके बाद 90 पैसा फिर बढ़ाया। तो ये सारी चीजें उसी से है। ये एक तो हॉर्मुज जो हमारा रास्ता है, जिस रास्ते से हम तेल की सप्लाई करते हैं, ज्यादातर टैंकर जो का रास्ता, जब 40% जो दुनिया के 40% जो आयात होते हैं तेल के, वो हॉर्मुज के जरिए होते हैं। तो वो अगर डिस्टर्ब है तो आप भी उसमें है। 40 का 40% आपसे नहीं आता, आपका तो उस 40% में आपसे 80% भारत का जो है वो हॉर्मुज से हो रहा है। और उसमें से भी जो 40% जो सप्लाई है एलएनजी का, वो आपको कतर से हो रहा है। तो कतर से आपको मान लीजिए हॉर्मुज वाला तो कम हो रहा है आपको, लेकिन कतर में जब प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा, जब वहां पर उत्पादन ही कम हो जाएगा, तो फिर आपको मिलेगा कैसे? तो आपको दोहरी जो है एक तरीके से मार पड़ रही है। जो कतर से केवल भारत तो 40% ले रहा है, लेकिन दूसरे यूरोपियन कंट्री है, पाकिस्तान भी ले रहा है कतर से, जो श्रीलंका है, श्रीलंका जो है वो ले रहा है कतर से, चाइना में भी कुछ जो है पार्ट जो है कतर से ले रहा है वो। तो ये सारे लोग जो है वो प्रोवाइड। अब देखिए, भारत का अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है कतर वाला मामला पे, तो भारत ही जो है श्रीलंका को भी ऑयल देता है, नेपाल को भी देता है, भूटान को भी देता है। तो यहाँ अगर भारत को डिस्टर्ब हो तो ये तीनों कंट्री भी जो है वो आपको एक साथ प्रभावित होगी, क्योंकि ये जो तीनों कंट्री है जो खुद से तेल आयात नहीं करती है, ये भारत से तेल आयात करती है। तो यानी जो ऑयल और गैस की ये जो कड़ियां हैं, ये सब आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही है, और उसका जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो सभी देशों पर पड़ रहा है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, वो पाकिस्तान हो, भारत हो या यूरोपीय देश हो। लेकिन मुकेश जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के अगर हम हाल ही के बयान सुने, उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा वो कर सकते हैं। उनके बयानों से जो संकेत निकाले जाए या जो संकेत वो देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सिचुएशन ऐसे ही रहती है या आगे बढ़ती है, फिर विश्व के लिए कितनी बड़ी चुनौती, भारत के लिहाज से कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, ये जो मसला जब से हुआ है, जब से ये समस्या आई, जब से युद्ध शुरू हुआ है, पूरी दुनिया प्रभावित है। और एक चीज मान के चलिए रिया, आपकी दुनिया जो है भी ग्लोबल विलेज की तरह काम कर रहा है। जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो इस तरीके से, अब 92 के बाद जो हम लोगों ने साइन किया था WTO साइन करने के बाद से सारी दुनिया जो है एक संधि के तहत जो है एक सप्लाई चेन में जुड़ी हुई है। यूक्रेन का भी तो आप छोड़ दीजिए, हॉर्मुज से तो आपका 40% व्यापार हो रहा है पूरी दुनिया का। यूक्रेन से आपका कुछ वैसा नहीं हो रहा है सप्लाई, लेकिन यूक्रेन में 5 साल होने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई के। यूक्रेन से भी सप्लाई चेन आपका डिस्टर्ब हुआ है, और उस डिस्टर्ब से हम और आप जूझ ही रहते, लेकिन भारत ने बहुत हद तक उससे पार पा लिया था, और भारत कोई बहुत ज्यादा नुकसान यूक्रेन युद्ध से नहीं होने दिया अपने आप को। लेकिन यूक्रेन युद्ध के दौरान ही ये दूसरी जो लड़ाई खाड़ी देश में शुरू हुई है फिर से, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और ये केवल भारत का नुकसान नहीं है, यूरोपियन जो देश है, इसमें खासकर इटली है, बेल्जियम है, साउथ कोरिया है, चीन है, जो लंबे समय तक जो है कतर से तेल खरीदता आ रहा है, और वो उनकी डिलीवरी जो है लंबे समय तक डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि इसको बनाने में 3 से 5 साल जो है लगेंगे। 17% अगर उनकी कैपेसिटी जो है अभी प्रभावित है, तो ये आगे और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ईरान ने एक टारगेट किया हुआ है। और ईरान का मकसद ये नहीं है कि वो कतर को तबाह कर दे या अमेरिका को तबाह कर दे और इजराइल को तबाह कर दे। इनका मकसद है कि दुनिया का ध्यान अपनी तरफ अगर खींचना है, तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये लड़ाई जो है वो इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, और ये जो नुकसान है उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। इसलिए दुनिया के जिन जिन देशों का कतर से या खाड़ी देशों से या ईरान से ऑयल की सप्लाई हो रहा है, उन सभी क्षेत्रों पे ईरान हमला कर रहा है, ताकि दुनिया जो है अमेरिका के यानी सिर्फ सप्लाई चेन ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैम्पर हुई हैं, और यही वजह है कि पूरा विश्व जो है चुनौती को इस वक्त फेस कर रहा है। हालांकि क्या इसका कुछ, यानी जो यूएस ईरान युद्ध चल रहा है, क्या उसका कुछ हल निकलता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट खुलता है या नहीं, इसके लिए थोड़ा और यहाँ पर इंतजार, आगे इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट्स आती है। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।